Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. In today's lecture 43, हम discuss करेंगे types of credit facility, which is again a very important topic from examination point of view. तो Jab on the Go series हम क्यों लेके आए थे कि आप 15 से 20 मिनट के recorded sessions देख के अपने जैब में 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं. तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं एक फ्री बुक का लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. ये फ्री बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और उनको कैसे अप्रोच करना है. क्योंकि ना तो आपके पास टाइम होता है कि आप सब कुछ पढ़ें, तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम कवर कर लें. और उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. PYQ सिंस 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का एक रियल ट्रेंड पैटर्न बता रहे हैं. आपको कहाँ से पता चल रहा है कि केस स्टडी बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं? PYQ से. 1200 इंपॉर्टेंट MCQs की लिस्ट जो प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट नंबर में है. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कीजिए. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेस टॉपिक. सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं जो बैंक प्रोवाइड करते हैं. तो एक तो होता है आपका फंड आउटफ्लो हो रहा है, बेसिकली एक कस्टमर सेगमेंट के ऊपर बेस्ड होता है. यानी बैंक आपको पैसा दे रहा है, तो एक फंड बेस्ड में क्या कि बैंक एक्चुअल में पैसा आपको मिल रहा है. ठीक है. तो कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी. फिर एक होती है आपकी नॉन फंड बेस्ड. यहाँ पे बैंक ने तुरंत पैसा आपको नहीं दिया, बट बैंक यहाँ पे गारंटी दे रहा है कि अगर वो कस्टमर पैसे नहीं चुका पाता तो फिर बैंक देगा. जैसे आपकी बैंक गारंटी होती है. अब गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दिया. ठीक है. तो अब गवर्नमेंट ने जब कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दिया तो बैंक गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि बैंक की गारंटी लेके आओ. यहाँ पे बैंक गारंटी दे देगा. ठीक है. तो पेमेंट सिक्योर हो जाएगी. लेटर ऑफ क्रेडिट जो ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है. जब जैसे मान लीजिए कि इंपोर्टर है इंडिया का और एक्सपोर्टर है चाइना का, तो आप चाइना से सामान मंगवा रहे हो, तो चाइना वाले एक्सपोर्टर को भरोसा नहीं है इंडिया की इंपोर्टर पे कि मुझे पेमेंट आएगी, बिकॉज इंटरनेशनल बैरियर्स तो रहते ही रहते हैं. तो ऐसे तो फिर हम ट्रेड ही ना कर पाए. तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक गारंटी देते हैं कि अगर पेमेंट नहीं आएगी तो बैंक करेगा. तो इसीलिए तो सिक्योर वे में हमारे इतने अच्छे से इंपोर्टर एक्सपोर्ट चलते आ रहे हैं. एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज में क्या होता है कि बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट करता है बिल. ठीक है. बायर के साथ कि अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो फिर बैंक कर लेगा. और एक होता है आपका कस्टमर सेगमेंट पे रिटेल और कमर्शियल लोन. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो देखिए, रिटेल लोन की बात करते हैं. सबसे पहले तो ये इंडिविजुअल और हाउस होल्ड जो लोन लेते हैं, जैसे आपने कार लोन लिया, होम लोन लिया, एजुकेशन लोन, तो ये सारे रिटेल लोन होते हैं. कुछ बैंक इंक्लूड करते हैं स्मॉल बिजनेस लोन ऑल्सो. तो टिपिकली स्मॉलर अमाउंट में होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. और कई बार आप थोड़े टाइम के लिए ये रिटेल लोन जो है वो ले रहे होते हो. फिर आपके कमर्शियल लोन, ये बिजनेस और कमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए यूज होते हैं. यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में आप लोन ले रहे हो. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन ले लिया, 20 लाख का या उससे ऊपर का. फिक्स्ड शेड्यूल रहता है, जैसे 5 साल का लोन ले लिया. तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है बैंक के लिए. ठीक है. एक वर्किंग कैपिटल लोन होता है जो आप शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन लेते हो, और ये कब पेबल होती है वर्किंग कैपिटल लोन? पेबल ऑन डिमांड. डेली बिजनेस चलाने के लिए, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए आप वर्किंग कैपिटल लोन लेते हो बैंक से. तो ये लोन जो है बैंक के लिए क्या है? एसेट्स है. ठीक है. तो इसलिए ये लिस्ट किए जाते हैं एज अ करंट एसेट्स ड्यू टू देयर लिक्विडिटी. अब हमने वर्किंग कैपिटल की बात करनी है. ठीक है. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखो, वर्किंग कैपिटल वाला जो आपका चैप्टर है टॉपिक है 23, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस भी हैं आपके, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम अलग से एक सेशन रखेंगे. पर पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है. फंड्स रिक्वायर्ड बाय बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस वगैरह जो होती है डे टू डे ऑपरेशनल नीड को फुलफिल करने के लिए. आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको सैलरीज पे करनी है, तो वहां पे आप कहाँ से पैसा लाओगे? वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं. ठीक है. रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, स्पेयर्स पार्ट, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे कर रहे हो, यूटिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे कर रहे हो, बाकी छोटे मोटे खर्चे, तो आप वर्किंग कैपिटल से वो कंप्लीट करते हो अपने खर्चे. अब एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ज्यादातर आप देखोगे ये जब आप वर्किंग कैपिटल के न्यूमेरिकल्स भी करोगे तो वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट है बार बार यूज होगा. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक ड्यूरेशन जब आप कन्वर्ट करते हो इन्वेंट्री को कैश में. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए एक बेकरी है. ठीक है. जो क्या करती है? केक बनाती है. अब बेकरी के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, कैश है. फिर वो कैश से क्या परचेज कर रहे हैं? रॉ मटेरियल. अब फ्लोर होगा, उसमें बाकी सामान होगा जो केक के लिए यूज होता है. फिर उन्होंने केक बनाना स्टार्ट किया. तो केक बना के फिनिश्ड गुड तैयार होगी, केक जो उन्होंने बेक किया. अब मान लीजिए कि ये केक ना कस्टमर ने उधार पे लिया कि 30 दिन के बाद वो पेमेंट कर देगा. ठीक है. मल्टीपल ऑर्डर्स थे. तो ये अकाउंट रिसीवेबल
जो होगा 30 डेज के बाद पेमेंट आई, फिर कैश हो गया, मतलब कैश आया बिजनेस में, उस कैश से प्रोडक्ट बना, स्टेजी से गुजरा, फाइनली फिर उसको परचेज करके आपको कैश मिल गया। दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो बैंक आपको लोन देता है ऑपरेटिंग साइकिल के बेस्ड पे। तो यहाँ पे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑल्सो, फिनिश्ड गुड को सेल कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो कैश फिर कस्टमर से। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है कि बिजनेस में पैसा आया, पैसे से आपने सामान बनाया, फिर उसको सेल किया, फिर जो पैसा आया दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। तो जैसे मान लीजिए 90 डेज का है आपका ऑपरेटिंग साइकिल, तो इस बेसिस पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर कम होगा, जितना कम है उतना ही आपको लोन चाहिए होगा, जितना ज्यादा है फिर उतनी आपकी लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब वर्किंग कैपिटल दो तरीके की होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो वर्किंग कैपिटल डिफर करती है इंडस्ट्रीज में, सभी इंडस्ट्री की सेम तो नहीं होगी, किसी की अलग होती है, सीजनल होती है इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे डिफरेंट प्रोडक्शन साइकिल्स होते हैं, आपकी सीजनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई समर्स में आइसक्रीम वगैरह सेल कर रहा है, वो कंपनी है, विंटर्स में आप विंटर क्लोथिंग में काम कर रहे हो, और इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम भी रहता है। तो हर एक इंडस्ट्री की एज पर देयर बिजनेस जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल के स्टैटिक तो है नहीं, ये चेंज हो रही है डेली, किसके ऊपर बेस्ड है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेंटरी लेवल्स, पेमेंट ड्यू जो आपको रिसीव हुए, तो फ्लक्चुएट करती रहती है ये। तो ये फ्लक्चुएशन जो इसके नेचर में वो है सीजनल नेचर बिजनेस का। बहुत सारे बिजनेस जो सीजनल है, समर्स में आपको रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है, विंटर्स में अलग रहती है, तो चेंज होता रहता है। वर्किंग कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ फंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स अब आपके क्या होते हैं, जो लेस देन 1 ईयर जो है उसको आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। एक आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एक होते हैं आपके करंट एसेट्स, एक होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जैसे आपने मशीनरी खरीद ली, कोई प्लांट लगा लिया जिसके लिए आपको ज्यादा जो है लोन चाहिए होता है बैंक से, करंट एसेट जो लेस देन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तो इसमें क्या क्या आ रहा है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस समझ लीजिए कि जितना कंट्रीब्यूशन बोरवर का था, ओन कंट्रीब्यूशन। सपोज कीजिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 10 लाख, बोरवर ने अपना पैसा लगाया 3 लाख का, तो ये उसका क्या हो गया कंट्रीब्यूशन। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो उसने बाहर सामान जो है सेल किया हुआ, उससे जो पैसा आना है वो। बाकी करंट लाइबिलिटी बैंक फाइनेंस देगा, मान लीजिए बैंक ने इसमें से फाइनेंस दे दिया 4 लाख, साथ 3 आपको इन चीजों से मिलना है। तो ये सारा टोटल मिला के आपका क्या बता रहा है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। टोटल जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। फिर नेट वर्किंग कैपिटल, देखो नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपका यूज होना है, ये आपका जब वर्किंग कैपिटल के न्यूमेरिकल्स आप करेंगे वहां पे आप बार बार पढ़ेंगे नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो ये होता क्या है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका नेट वर्किंग कैपिटल का, और आपको कई बार सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी इन एसेट्स में से जो लायबिलिटी आपने पे करनी है, ठीक है, जो आपने पैसा पे करना है, तो ये क्या बता रहा है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोर्शन करता है करंट एसेट्स का जो फंड किए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जैसे पेड अप कैपिटल आपके, रिजर्व, टर्म लोन, डिवेंचर्स। अब देखो अगर आपकी नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस आपका गुड फाइनेंशियल हेल्थ में है। व्हाट डज दिस मीन, करंट एसेट्स अगर आपके 100 हैं और करंट लाइबिलिटी आपकी 70 है, तो कितना आ गया आपका, पॉजिटिव में वैल्यू आ गई ना आपकी 30। तो इट मीन आपका बिजनेस सही कंडीशन में, आप पे कर सकते हो, जो उधार आपको पे करना है वो इतने एसेट्स आपके पास हैं, इतना पैसा आपके पास है कि आप पे कर पा रहे हो। तो अगर ये नेगेटिव होगी, मतलब अगर आपकी करंट लाइबिलिटी ज्यादा है और आपके पास करंट एसेट्स कम है, तो इट विल नॉट बी टेलिंग यू द गुड फाइनेंशियल हेल्थ। पॉजिटिव आती है तो मतलब आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जो है अच्छी है, आप पे कर सकते हो लोन्स वगैरह, लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसके ऊपर भी आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, ना तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए, अगर वो एफिशिएंटली ऑपरेट करना चाहते हैं बिजनेस को। देखिए डे टू डे बिजनेस आपका रन हो विदाउट एनी डिस्टरबेंस, तो उसके लिए ये सही रहता है कि आपके पास ना बैलेंस रहे, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो। अब अगर आपके पास ज्यादा होगी वर्किंग कैपिटल तो क्या होगा, देखो आइडल फंड्स पड़े रहेंगे, यानी आपको रिक्वायरमेंट थी 10 लाख की, आपके पास 15 लाख है, मतलब 5 लाख आपका अननेसेसरली पड़ा हुआ है ना फालतू, इसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो। तो लो रिटर्न्स रहेंगे आपको, फंड्स आर यूज फॉर प्रोडक्टिवली, एंड अफेक्ट करेगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली, क्योंकि ये पैसा आप यूज ही नहीं कर पाए, जो 5 लाख था आपको सिर्फ 10 लाख चाहिए था। और आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल लोन ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है आपका, इनएडिक्वेट रहेगी अगर, कम है, आपको तो चाहिए 10 लाख,
बट आपके पास क्या है, 8 लाख है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन डिले होगा, रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद पाओगे टाइम से, वेजेस ही नहीं, सैलरी ही नहीं पे कर पा रहे हो, सप्लायर डिफॉल्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको रेवेन्यू कम जनरेट होगा और लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये सही रहता है कि आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। अब रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप समझते हैं वर्किंग कैपिटल में। हाई रिस्क रहता है तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी, रिस्क ज्यादा लेने को तैयार हो तो चांसेस होते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी आप हाई अर्न करोगे। लो रिस्क तो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। करंट एसेट्स जो होते हैं आपके लेस प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड एसेट। देखो आप एक प्लांट लगा रहे हो, कहीं पे मशीनरी खरीद रहे हो, आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, तो उस मशीन से आप क्या बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स को, उसको सेल करोगे, ऑब्वियसली आप पैसा जनरेट करोगे, इससे ज्यादा ही करोगे। ठीक है, कहीं पे प्लांट सेट कर रहे हो, आपने डाइवर्सिफाई कर दिया अपने बिजनेस को, दूसरा प्लांट सेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा रिटर्न होगा। तो करंट एसेट्स इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते, शॉर्ट टर्म फंड्स बट आपके चीपर है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फंड्स। अब आप एक मशीन खरीदने के लिए 20 लाख का बैंक से लोन लोगे, तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको। अब ये रेशो कैसे इफेक्ट करती है फर्म को, हायर रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स आपका क्या रहता है, देखो इट मीन इट लीड्स टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि करंट एसेट अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको लोअर रिटर्न दे रहे हैं ना, बट रिस्क कम हो गया यहाँ पे। आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मतलब आपके पास पैसा है, ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं चला पाओगे, बट आपके पास पैसा है कि आपको सैलरीज वगैरह पे करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। बट लोअर रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स क्या बोलती है, प्रॉफिटेबिलिटी तो आप अर्न कर लोगे, है ना, क्योंकि आपके फंड कहाँ पे ज्यादा लगे हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स में, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में, मशीन वगैरह खरीद लिया आपने, ठीक है, प्लांट भी सेट कर लिया अलग से, 2 प्लांट है अब आपके पास, मान लीजिए आप एक कंपनी हो, बट रिस्क इंक्रीज हो गया, क्यों, बिकॉज अभी आपके पास पैसा ही नहीं पड़ा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, आप अपने एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं पे कर पा रहे हो, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है वही नहीं कर पा रहे हो, तो मशीन और प्लांट तो उस टाइम पे काम नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे अगर आपकी लोअर रेशियो रहती है, करंट एसेट्स कम है, ज्यादा पैसा आपने फिक्स एसेट्स में लगाया, तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी टेक्निकल इंसॉल्वेंसी हो सकती है, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर पाओगे। जबकि करंट एसेट्स ज्यादा है तो रिस्क तो कम हो गया, बट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो इफेक्ट करती है, तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। फिर हम टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी में डिफरेंस समझ लेते हैं। पर्पस क्या होता है टर्म लोन का, फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करना, ये डे टू डे ऑपरेशन नीड। मीडियम टू लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करते हो टर्म लोन की, है ना, 1 से 10 साल तक अगर आप लोन ले रहे हो। ये डिमांड पे रिपेबल होती है वर्किंग कैपिटल, कोई फिक्स्ड जो शेड्यूल नहीं होता, डिस्पर्स्ड किए जाते हैं वंस और फ्यू ट्रांचेस में, ये कंटिन्यू ड्रॉइंग रहती है। रीपेमेंट इनकी ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के जैसे चलती रहती है। रिन्यूअल की बात करें, एप्लीकेबल नहीं है, फिक्स टर्म एंड डेट, अगर आपने लोन लिया 1 जन 2026 को 5 साल के लिए, तो यहीं से स्टार्ट हो गया और इसकी एंड डेट भी होगी। ये रिन्यू किए जाते हैं एनुअली आफ्टर क्रेडिट रिव्यू, जो आपके वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, नेचर क्या है टर्म लोन का, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट फंडिंग, आपने कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई न्यू प्रोजेक्ट सेट करना है, ये आपके बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, जो बार बार होने वाले डे टू डे बिजनेस को रन करने का वाले खर्चे हैं, वहां पे वर्किंग कैपिटल यूज करते हो। ये कैसे रीपेमेंट की जाती है, जो आपने एक प्लांट सेट किया, अब वहां से जो प्रॉफिट अर्न होगा उससे आप ये पैसा चुकाओगे बैंक को। ये जो आप सेल प्रोसीड्स, कैश इन फ्लो ऑपरेशंस के दौरान आपको आ रहा है, उससे पेमेंट होगी। इनका डेफिनेट अमोर्टाइजेशन पीरियड होता है, इनका कोई अमोर्टाइजेशन पीरियड नहीं होता, फैसिलिटी कंटिन्यू होती है जब तक कि यूनिट ऑपरेशनल है आपकी। ये फाइनाइट होते हैं नेचर में, एंड वंस फुली रीपेड, है ना, एक 5 साल का आपने लिया टर्म लोन, स्टार्ट किया और बाद में खत्म हो गया 5 साल के बाद। ये शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकली परमानेंट होते हैं, क्योंकि बार बार रिन्यू कर रहे हो ना, 90 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल था, फिर से नीड पड़ती है आपको, तो वो रिन्यू होती रहती है। फिर आपका आता है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। देखो कैश क्रेडिट में क्या होता है, एक लिमिट आपको दे दी जाती है, 10 लाख का आपको कैश क्रेडिट मिला, मान लीजिए आप एक बिजनेस हो, जितना आप इससे यूज कर रहे हो उस पे आप पे करते हो। ठीक है, तो मेनली फॉर बिजनेस वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए ये यूज होता है। ये क्या होता है, टेम्परेरी और इंटरमीडिएट लिक्विडिटी नीड्स होती है ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट के लिए आपको अलग से जो अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ओवरड्राफ्ट आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट पे ही मिलता है। यानी आपके अकाउंट में क्या थे, 2 लाख आपको चाहिए थे, 2.5 लाख विड्रॉ करने, तो ये 50,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल गई। तो इट ऑपरेट लाइक अ लोन अकाउंट, जो आपका कैश क्रेडिट है। ये कैसे ऑपरेट करता है आपका ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट विद बोरोइंग फैसिलिटी।
नॉर्मली डेबिट में होता है आपका बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट में रहता है। बैलेंस डेबिट आपका कब बनता है, जब ओवरड्रॉ आप करोगे। ठीक है, अब जो आपकी लिमिट है कैश क्रेडिट की, इसमें क्या होता है कि ड्राइंग पावर से लिंक होती है स्टॉक और रिसीवेबल पे। जैसे बोला ना कि आपको 10 लाख की फैसिलिटी मिली है, बट आप यूज कर रहे हो 3 लाख, उस पे करोगे ना आप इंटरेस्ट और वो अमाउंट, बाकी तो आपने छेड़ा ही नहीं। ये फिक्स्ड होती है, एसेट वैल्यूएशन से लिंक नहीं होती। यहाँ पे हाइपोथिकेशन किया होता है करंट एसेट्स का, ये सिक्योर भी हो सकते हैं और अनसिक्योर भी हो सकते हैं। रीपेमेंट कैसे की जाती है, जो आप सेल्स कर रहे हो, जो आपको डिपॉजिट सारे सेल करके जो पैसा जनरेट कर रहे हो ना, उससे चुकाओगे आप। ये होते हैं एज पर द कस्टमर कन्वीनियंस, जो उसके रेगुलर क्रेडिट है। और अमाउंट ड्रॉन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, सैंक्शन लिमिट पे नहीं। जो हम बात कर रहे थे कि सैंक्शन लिमिट तो 10 लाख है, अमाउंट ड्रॉन आपने सिर्फ 3 लाख किया, तो इसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा आपका। जो ओवरड्राफ्ट है उस पे सिर्फ ओवरड्राफ्ट अमाउंट पे और कैलकुलेट किया जाता है डेली बेसिस पे। रिन्यूअल की बात करें तो रिव्यू एंड रिन्यू एनुअली, और ये टेम्परेरी और रेगुलर बेसिस पे रिन्यू किए जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है कैश क्रेडिट, कमर्शियल इंडस्ट्रियल बोरोवर के केस में, और ये इंडिविजुअल बिजनेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। तो कई बार ये डिफरेंस भी आपको पूछ लिया जाता है। अब हमने बात करनी है बिल फाइनेंस की। तो बिल फाइनेंस हमारा क्या था, फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में आता था ना हमारा, ये हमने जब डिस्कस किया था यहाँ पे, दिस वाज योर फंड बेस्ड पे बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल फाइनेंस में बिल डिस्काउंटिंग आपका फंड बेस्ड का पार्ट है। देखो क्या होता है, ये बिल फाइनेंस है क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल है जो यूज किया जाता है बैंक से टू फंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पे देखना बिल डिस्काउंटिंग आपका फंड बेस्ड है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, आप एक कंपनी हो, आप ए कंपनी, आपका नाम है ए, ने क्या किया, 3 लाख उधार पे सामान दिया, पेमेंट आनी है आपको। ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 4 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, टोटल कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, 9 लाख आपको मिलना है, बट कब मिलना है, आफ्टर 2 मंथ्स। बट आपको तो पैसा चाहिए अभी, आपको एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है। ठीक है, आपको अपने रॉ मटेरियल खरीदने हैं, तो वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, आप इस बिल को फाइनेंस कराओगे बैंक से, बैंक आपको पैसे देगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली सपोर्ट कर रहे रिसीवेबल ऑफ बोरोवर, जो बेस्ड होता है उनका इंडिविजुअल सेल ट्रांजेक्शन्स पे। तो इट इज एग्जीक्यूटेड बाय डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बैंक पे कर देता है आपको अपफ्रंट डिस्काउंट करके। मतलब ये जो 9 लाख की पेमेंट आपको आनी थी, इसमें से बैंक ने क्या किया, अपना थोड़ा सा कमीशन कट किया मान लीजिए, और आपको 8.5 लाख प्रोवाइड कर दिया, आपको पैसा मिल गया। अब ये सेल्फ लिक्विडेटिंग है। यहाँ पे क्या होगा कि जो 8.5 लाख तो आपको मिल गया, अब ये पैसा आता रहेगा यहाँ से बैंक को, तो क्लोज हो जाएगा आपका अमाउंट लोन। ठीक है, जो पैसा आना था आपको वो क्लोज हो जाएगा, तो इसलिए सेल्फ लिक्विडेटिंग है। अगर बिल फाइनेंस फैसिलिटी दी जा रही है ना, तो हो सकता है कि जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी बोरोवर को मिली है वो कम दी जाए। बिकॉज बिल क्या कवर करते हैं, रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज को नहीं। तो डिफरेंट टाइप के आपके बिल फाइनेंस, उसमें बिल डिस्काउंटिंग है। ये जो हमने डिस्कस किया ना अभी, ये बिल डिस्काउंटिंग का एग्जाम्पल था। बेसिकली जो आपको 9 लाख मिलना था, 2 महीने बाद मिलना था, यहाँ पे बैंक ने डिस्काउंट कर दिया और आपको पैसा दे दिया। बिल परचेज भी एक पार्ट है बिल फाइनेंस का। एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन, ड्रॉय बिल एक्सेप्टेंस, बिल को एक्सेप्टेंस, इनको पढ़ेंगे अभी। तो देखो, बिल डिस्काउंटिंग, क्रेडिट बेस्ड बिल डिस्काउंट किए गए, उधार पे सामान दिया, आपको पेमेंट आनी थी 2 मंथ के बाद। ठीक है, बैंक ने पे कर दिया बोरोवर को, डिडक्ट करके इंटरेस्ट और चार्जेस। 9 लाख की पेमेंट आनी थी, इसमें से बैंक ने आपको 8.5 लाख पे कर दिया, बाकी का कट कर लिया। ठीक है, तो प्रोसीड्स कहाँ जा रहे हैं, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जा सकते हैं। पेमेंट अगर डिले होती है तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फॉर ओवरड्यू पीरियड। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सेम सेम से ही लग रहे हैं, तो इसलिए कंपैरिजन टेबल भी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। फिर बिल परचेज क्या होता है, ये होते हैं डिमांड बिल, पेबल ऑन डिमांड। ये बैंक के द्वारा परचेज किए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है। यानी यहाँ पे 2 महीने बाद नहीं पेमेंट आनी थी, इमीडिएट सेल है। बैंक ने डिडक्ट कर लिया इंटरेस्ट फॉर द टाइम बिटवीन परचेज डेट बिल प्रेजेंटेशन टू बायर। प्रोसीड्स किसके अकाउंट में चले जाएंगे, बोरोवर के अकाउंट में, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अप्लाई होता है अगर आपकी पेमेंट डिले होती है। बिल डिस्काउंटिंग में आपको 2 महीने के बाद पेमेंट आनी थी। ठीक है, तो वो बैंक ने बिल डिस्काउंट किया और आपको पेमेंट की। बिल परचेज में डिमांड बिल है, परचेज कर लिया बैंक ने बिल, ये जैसे डिमांड करोगे वैसे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कोई क्रेडिट पीरियड ही नहीं है, इमीडिएट सेल हो रही है। ओके, देन एडवांस अगेंस्ट बिल फॉर कलेक्शन। बैंक कई बार आपको टेम्परेरी एडवांस दे देता है कस्टमर को अगेंस्ट बिल जो दूसरे बैंक को भेजेंगे कलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बिल ने एक्ट किया था फॉर अ कलेक्शन पर्पस, दूसरे बैंक से आपको पेमेंट आनी थी, तो
उसी के अगेंस्ट टेम्परेरी एडवांस, क्योंकि इस बैंक से डिले हो गया, तो बैंक ने प्रोवाइड किया आपको फंड्स बिफोर द एक्चुअल पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉई। तो जैसे एग्जांपल, एक ट्रेडर ने भेजा बिल ऑफ 1 लाख फॉर कलेक्शन थ्रू द बैंक, बैंक ने प्रोवाइड कर दिया इस 1 लाख के अगेंस्ट जो कलेक्ट होना था दूसरे बैंक से अराउंड 70,000 टू 80,000, जब तक कि बायर पे नहीं कर देता बिल। ठीक है। फिर ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, तो ड्रॉई कौन होता है, बायर, ये एग्री करता है टू पे द अमाउंट जो मेंशन किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑन द ड्यू डेट। जो ड्रॉई है वो शो करता है एग्रीमेंट बाय साइनिंग ऑन द बिल विच इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि उसने क्या किया, ड्रॉई ने, जो बायर है, उसने साइन किया बिल को, और उसी को माना जाता है एक्सेप्टेंस। कि बिल एक्सेप्टेंस के बाद बिल क्या बन जाएगा, लीगल कमिटमेंट, कि अब आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो पहले क्या, सेलर जिसको ड्रॉर बोलते हैं उसने ड्रॉ किया बिल, बायर ने उसको एक्सेप्ट किया बिल को, यानी उसने अपने सिग्नेचर किए, तो पेमेंट हो जाएगी ड्यू डेट पे। दैट इज योर ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। फिर आपका बिल को एक्सेप्टेंस क्या होता है, यहाँ पे अनदर पार्टी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट करता है बिल। जैसे यहाँ पे ड्रॉई ने किया ना, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे साथ में आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक्सेप्ट कर लिया एक एक्स्ट्रा गारंटी। ठीक है, कि अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा तो को एक्सेप्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए। तो ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया बिल पहले, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने साइन कर लिया बिल एज अ को एक्सेप्टर। तो इससे क्या हो गया, गारंटी मिल गई ना सेलर को कि पेमेंट तो आएगी ही आएगी। अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक कर देगा, इससे क्या हो गया, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी। तो ट्रेड फाइनेंस मशीनरी परचेज ट्रांजैक्शन में ज्यादातर ये यूज होता है बिल को एक्सेप्टेंस। तो ये एक डिफरेंस टेबल है, क्या कर रहा है बैंक उस सिचुएशन में, बैंक बाय करता है बिल, बिल डिस्काउंटिंग में, बिल परचेज में, बाकियों में नहीं कर रहा। ओनरशिप बैंक की होती है बिल डिस्काउंटिंग बिल परचेज में। एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन की बात करें तो कस्टमर की है, ड्रॉई एक्सेप्टेंस में बायर की है, को एक्सेप्टेंस में बायर और बैंक दोनों की है। तो दिस इज जस्ट अ व्हाट इज टेबल, समराइज टेबल जो हमने डिस्कस किया, गो थ्रू लीजिएगा आप। रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट यहाँ पे बैंक का रहता है फर्स्ट टू में, एक में एडवांस अगेंस्ट कलेक्शन में कस्टमर का है, ड्रॉई एक्सेप्टेंस में बैंक, यहाँ पे दोनों का है, क्योंकि को एक्सेप्टेंस में बैंक और जो है बायर दोनों उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट। तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने मेंटेन किए इनफ वर्किंग कैपिटल परचेज करने रॉ मटेरियल रेगुलरली, वेजेस पे करने हैं वर्कर को टाइम पे, मीट करने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस विदाउट एनी डिले, कंपनी का ऑपरेशन रन कर रहा है स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। क्या सिचुएशन इंडिकेट कर रही है, वर्किंग कैपिटल कम, कंपनी के पास क्या है, एक्सेसिव है क्या, इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट या लॉन्ग टर्म। देखो सब कुछ सही से हो रहा है, शॉर्ट टर्म एब्लिगेशन बिल्कुल एडिक्वेट, तो क्या है उनके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है। राइट। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हो। इफ यू थिंक यू रिक्वायर अ कोर्स तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोर्सेज पे क्लिक करके जॉब कोर्सेज पे जाना है, जॉब कोर्सेज पे जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यू कैन सी अ डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज हियर। एक आपको मास्टर कोर्स दिखेगा, लाइव क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ के साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, मतलब एक तरीके से डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हो 4 सब्जेक्ट्स की। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, फिर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यहाँ पे आपको अभी फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है MAR80। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ इंडिविजुअल मास्टर कोर्स चाहिए, सारे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इंडिविजुअल बेस पे भी एज पर योर नीड सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस के साथ 2 2 आवर्स की, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। आपको यहाँ पे टोटल 60 क्लासेस मिलती हैं, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। अगर क्लास मिस भी हो जाती है लाइव तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिल रही है। अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, अब आप जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको मिलते हैं सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और कोड सेम रहेगा MAR80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस है, तो 3 आवर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें क्लासेस, नोट्स, क्विज सब कुछ आपको मिलेगा विद ₹1, एक तरीके से डेमो के तौर पे आप देख सकते हो। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी एक मेंटर टॉक रहती है हर 15 दिन में एक, जिसमें आप अपने मेंटर से अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कोई सब्जेक्ट ज्यादा लेंथी लग रहा है, या स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, इनिशियल स्टेप पे नहीं ले पा रहे हो, ये सारी चीजें। बाकी कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।